हेलो दोस्तों, नेक्स्ट टाइम पे आपका स्वागत है। आज मैं एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट टॉपिक इकोनॉमिक्स से लेकर आया हूँ, जो बहुत सारे एग्ज़ामों पर पूछने को दिखाई देता है। आज हम इस टॉपिक के माध्यम से यह जानेंगे कि रुपया आता कहाँ से है और रुपया जाता कहाँ है, और जो फाइनेंशियल ईयर वित्तीय वर्ष जो बनता है उस पर हम गवर्नमेंट के पास रुपये आते कहाँ से हैं और वह रुपये को कहाँ पर व्यय करती है। आज हम इन टॉपिकों के माध्यम से डायग्राम के माध्यम से मैं आप लोगों को जानने की कोशिश कराऊंगा। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं सबसे पहले वित्तीय वर्ष। भारत में अगर वित्तीय वर्ष की बात करें तो 1 अप्रैल से लेकर कब तक चलता है, 31 मार्च तक वित्तीय वर्ष चलता है। अगर बात करें विश्व में लगभग 195 कंट्री हैं। 195 कंट्री के अंतर्गत कम से कम 156 कंट्री का जो है वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक चलता है। इसमें क्या जाना हमने, 156 जो कंट्री हैं 156 जो कंट्री हैं उनका फाइनेंशियल ईयर कब चलता है, 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक चलता है। चलिए दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा फर्स्ट। और अब हमने कितने जाने फर्स्ट, 156 देशों के बारे में, जो कंट्रीज़ हैं उनके बारे में जाना कि उनका फाइनेंशियल ईयर कब से कब चलता है। फिर उसके बाद 33 और कंट्री हैं। 33 कंट्रीज़ के जो फाइनेंशियल ईयर हैं वह चलता है 1 अप्रैल से लेकर 1 अप्रैल टू कब चलता है, 31 दिसंबर तक। कब चलता है, 1 अप्रैल से लेकर 31 दिसंबर तक। चलिए दोस्तों, अब हम और आगे जानते हैं और कंट्री जो बचे हैं उनका फाइनेंशियल ईयर कब चलता है। और उसके अंतर्गत क्या है, 20 कंट्री और हैं। 20 कंट्रीज़ का फाइनेंशियल ईयर 1 जुलाई से लेकर कब तक चलता है, 30 जून तक, 30 जून तक चलता है। और उसके बाद बचे 12 कंट्रीज़। 12 कंट्रीज़ के जो फाइनेंशियल ईयर हैं वो क्या चलता है, 1 अक्टूबर से लेकर 1 अक्टूबर से लेकर कब चलता है, 30 दिसंबर तक चलता है। कब तक चलता है, 30 दिसंबर तक। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, भारत किन देशों के अंतर्गत आता है, भारत 33 कंट्रीज़ के अंतर्गत आता है जिनका फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक चलता है। चलिए दोस्तों, आज हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है, हमने एक बेसिक सी जानकारी तो ले ली। अब हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि वह वित्तीय वर्ष तो बनाया जाता है, लेकिन उस वित्तीय वर्ष के अंतर्गत जो रुपये होते हैं वो सरकार लाती कहाँ से है और उसको व्यय कहाँ पर करती है। ऐसा नहीं है कि वह कहीं से उधार करके लेके आ जाए या कुछ और प्रिंट कर दे नोटों को, यह प्रोसेस इकोनॉमी पे नहीं चलती है। और हम इसको आज प्रैक्टिकली रूप पे जानने की कोशिश करेंगे जिससे हमें समझ आसानी से आ जाएगी। चलिए अब हम डायग्राम की ओर बढ़ते हैं और डायग्राम के माध्यम से सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि रुपया आता कहाँ से है। फिर उसके बाद हम दूसरे टॉपिक की ओर चलेंगे कि रुपया जाता कहाँ को है, व्यय वहाँ उसका व्यय कहाँ पर करती है। और मैंने आपको बताया है कि जो फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक इनका फाइनेंशियल ईयर चलता है, और वह बजट एक साल के इसके अंतर्गत का बनाती है और वह व्यय भी इसी ईयर पे करती है। चलिए अब हम डायग्राम के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं कि वह रुपया आता कहाँ से है। और एक छोटी सी बेसिक जानकारी मैं आपको और दे दूं, जो यह रुपये का साइन है यह मुंबई के आईआईटीएन उदय कुमार ने इसको डिज़ाइन किया था। बहुत सारे शॉर्ट एग्ज़ामों पे ये पूछने को दिखाई देता है कि इस रुपये को, किसी साइन को किसने डिज़ाइन किया, तो आप कहेंगे कि मुंबई के एक आईआईटीएन उदय कुमार ने रुपये के साइन को डिज़ाइन किया। ठीक है, चलिए आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब जानने की कोशिश करते हैं कि रुपया आता कहाँ से है। रुपया आता कहाँ से, सबसे पहले हम ऊपर से ही बेस से शुरू करते हैं, इस टॉपिक से शुरू करते हैं। अब इसको जानने की कोशिश करते हैं। यह है ऋण विभिन्न पूंजी प्राप्ति। अब क्या है कि विभिन्न प्रकार के जो अलग अलग प्रकार के पूंजी, कैपिटल कहते हैं, और जो अपनी आय होती है उसी के अंदर भी क्या होता है, इंसान या जमा करती है वही पूंजी प्राप्तियां होती हैं। उसी प्रकार गवर्नमेंट की भी क्या होती है, ऋण होता है। अलग अलग प्रकार के जो ऋण होते हैं तथा और उनकी क्या होती है, पूंजी प्राप्तियां होती हैं। वह क्या होता है, 6% 100 में से 6% क्या होता है, इनका योगदान इन होता है
और ये क्या करते हैं, केंद्र सरकार को देते हैं। अगर बात करें, अगर सरकार के पास 100 रुपये आते हैं तो 100 रुपये के अंतर्गत 6 रुपये का योगदान किसका होता है, विभिन्न प्रकार के पूंजी प्राप्तियाँ जो भी होती है, पूंजियाँ जो भी प्राप्ति होती है, एसिड जिसे कहते हैं, वहाँ से प्राप्त होती है, तो वह कितना होता है, 100 रुपये की अगर बात करें तो 6 रुपया वहाँ पर से केंद्र सरकार को प्राप्त होता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, दूसरे के बारे में जानते हैं। दूसरा है उधार और अन्य देयता। अब देखिए, उधार और अन्य देय प्रोसेस जो भी चलती है, या बैंक जो भी उधार देती है, केंद्र जो भी उधार देती है, और उसमें से जो भी चलता है उनका प्रोसेस, तो उसका योगदान कितना होता है, 20% उनका योगदान होता है, जो वह क्या करती है, जो आरबीआई के पास और केंद्र सरकार के पास रुपये देती है। चलिए अब हम जानते हैं थर्ड की बात, कर विभिन्न राजस्व। ठीक है, विभिन्न प्रकार के जो राजस्व होते हैं वहाँ से क्या होता है, कर प्राप्त होता है, और उसका योगदान कितना होता है, 10% प्राप्त होता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, नए के बारे में जानते हैं। नया है सीमा शुल्क, जिसे क्या कहते हैं, सीमा शुल्क को क्या कहते हैं, तटकर कहते हैं। और सीमा शुल्क एक राज्य से दूसरे राज्य पर जब कोई भी सामान को इंपोर्ट करें या एक्सपोर्ट करें, तो उसके अंतर्गत क्या होता है कि एक राज्य दूसरे राज्य पर क्या उस सामान को लेने पर क्या कर देती है, टैक्स लगवा देती है। उसी प्रकार देश का भी होता है, अगर कोई कंट्रीज़ दूसरे कंट्री पे क्या करता है, माल की सप्लाई करता है, तो वहाँ पर उसको क्या करना पड़ता है, एक कर चुकाना पड़ता है, और वही कर का लगभग 4% क्या होता है, इस केंद्र को बजट बनाने में अपना योगदान देता है। और वह क्या देता है, केंद्र को 4% देता है, और केंद्र को कहें तो 4% प्राप्त होता है। अगर केंद्र के पास सीमा शुल्क से सीमा शुल्क पर 4 रुपये प्राप्त होता है, अगर उसका टोटल बजट 1000 रुपये है, तो या 100 रुपये कहे या 1000 रुपये जितना है, तो उसमें से अगर 1000 कहेंगे तो तब उसमें 40 हो जाएगा। अगर 100 रुपये की अगर बात करें तो कितना होगा, 4 रुपये सीमा शुल्क का योगदान होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और नया जानते हैं। नया कौन सा है, अब नई है इसमें माल तथा सेवा कर से। ठीक है, माल हो गया, प्रोडक्ट कोई भी है उससे, और सेवा कर हो गया, जैसे कोई जिससे जिसे कह सकते हैं ख़ास तौर पे माल ढोने वाले कहें, या गाड़ियां कह सकते हैं जिसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है, तो उससे भी टैक्स लगवाती है कि सरकार, तो उससे सरकार को कितना % प्राप्त होता है, 18% प्राप्त होता है। अगर बात करें केंद्र का ईयरली बजट 100 रुपये है, 100 रुपये में से वह बजट बनाने में या माल सेवा से प्राप्त होने पे कितना योगदान रहता है, 18 रुपये उसका केंद्र तथा सेवा कर का योगदान रहता है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं निगम कर के बारे में। अब देखिए, निगम कर, शहरी स्थिति में निगम कर लगवाया जाता है। आप कभी देखते होंगे मार्केट में निगम कर लगाया जाता है, कोई भी होता है, या रेडी जो भी चलाते हैं तो उनसे नगर निगम या कोई भी आकर वसूली करने लग जाता है, और इसी से प्रोसेस से लंबी लंबी चेन बनती रहती है, और निगमों से सारी वसूली होकर राज्य के पास जमा होता है, और वो राज्य किसको देता है, केंद्र, अपनी केंद्र सरकार को देती है। और वहाँ पर इनका योगदान कितना रहता है, 18%। निगम कर कितना केंद्र के पास चला जाता है, 18% चले जाता है। अगर केंद्र के पास 100 रुपये का बजट है, तो उसमें से कम 18 रुपये क्या होता है, निगम कर से प्राप्त हुआ होता है। और केंद्रीय उत्पादन शुल्क, फिर आगे बात करते हैं क्या है, केंद्रीय उत्पादन शुल्क। अब ये देखिए, केंद्र द्वारा जो भी उत्पादन शुल्क होता है उसमें वह क्या करती है, 7% उसको प्राप्त होती है। तो और वही वह क्या करती है, केंद्र सरकार उसी को बजट बनाकर, बजट में जब उसको 100 रुपये का जब वो बजट बनाती है, तो वह 7 रुपये क्या करती है, केंद्रीय उत्पादन शुल्क का वहाँ पर उसका योगदान होता है, जिससे वो 100 रुपये के बजट को बनाने में अपना योगदान देती है। और उसके बाद आता है नया आयकर, अधिकतर इम्पोर्टेंट रहता है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इनकम टैक्स। क्या कहते हैं, ये इनकम टैक्स। ठीक है, इनकम टैक्स हो गया। इनकम टैक्स आप जानते होंगे कि अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं या कोई भी हैं, अगर आपकी आय पे वृद्धि होती है तो गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया है, और वह टैक्स क्या करती है, इस थ्रू वसूल करती है। और वही टैक्स का योगदान क्या होता है
केंद्र को बजट बनाने में 17% अपना योगदान देती है। अगर केंद्र का बजट 100 रुपये है तो उसमें से 17 रुपये क्या होता है, इनकम टैक्स का योगदान होता है, जो कर होता है, जो टैक्स होता है, उसका योगदान 17 रुपये होता है। तथा चलिए अब हम बात करते हैं, हमने इसमें पूरा कंप्लीट बात कर चुके हैं कि रुपया आता कहाँ है, जिनमें हमने जाना, और इन पे एक इम्पोर्टेंट रूप से हमें जानेंगे कि इनमें सबसे ज़्यादा योगदान किसका रहता है। सबसे ज़्यादा इसमें देखिए सबसे ज़्यादा योगदान है उधार एवं अन्य देयता से 20% इसका योगदान है। फिर उसके बाद माल और सेवा कर पर 18%, फिर निगम कर पर 18%, फिर उसके बाद क्या है, आय कर से क्या है 17% इसका योगदान रहता है। फिर उसके बाद कर तथा विभिन्न राजस्व से 10%, फिर उसके बाद केंद्रीय उत्पादन शुल्क से 7%, फिर ऋण तथा विभिन्न पूंजी प्राप्तियों से 6%, तथा सबसे कम प्राप्त कहाँ से होता है, सीमा शुल्क से, तट कर या टैरिफ जिसे भी कहते हैं, वहाँ से 4% सबसे कम प्राप्त होता है। एग्ज़ाम पे इम्पोर्टेंटली रूप से यह पूछने को दिखाई देता है कि अगर जिस फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो उसमें सबसे अधिक योगदान किसका रहता है तथा सबसे ज़्यादा योगदान किसका रहता है, तो आप डायरेक्टली रूप से कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा योगदान बजट बनाने पे जो केंद्र के पास रुपए आते हैं और जिससे वो बजट बनाती है, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट योगदान उधार तथा अन्य देयताओं से प्राप्त होता है 20%, तथा सबसे कम क्या होता है, टैरिफ तथा सीमा शुल्क जिसे कहते हैं उससे प्राप्त होता है। चलिए दोस्तों, अब हमने इस टॉपिक के माध्यम से तथा डायग्राम के माध्यम से हमने यह जानने की कोशिश करी कि रुपया कहाँ से आता है, और हमने इसको पूरा कम्प्लीटली रूप से जाना। चलिए अब हम नया टॉपिक जानते हैं कि रुपया जाता कहाँ पर है। ठीक है, मैं आपके लिए एक दूसरा डायग्राम लेकर आया हूँ, और हम इस टॉपिक के माध्यम से भी यह जानने की कोशिश करेंगे कि ये अब रुपया जाता कहाँ पर है। ठीक है, रुपया जाता कहाँ है। सबसे पहले हम जानेंगे कहाँ पर से, पेंशन पर। ठीक है, सरकार क्या करती है, विभिन्न स्कीमों के थ्रू गरीबों को पेंशन, वृद्धाओं को पेंशन, विकलांगों को पेंशन, तथा जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं वो रिटायर हो जाते हैं तो उनको अपनी जीविका चलाने के लिए कुछ रुपये देती है, जिसको क्या कहते हैं, हम पेंशन कहते हैं। उसमें केंद्र सरकार का कितना चले जाता है, अगर केंद्र सरकार का 6% वहाँ पर चला जाता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं दूसरा, केंद्र प्रायोजित स्कीम के। केंद्र सरकार जब होती है वो अपनी सत्ता पर रहते कुछ प्रायोजित स्कीमें चलाती है, जिससे वहाँ पर एजुकेशन को बढ़ावा मिले, या इकोनॉमी को बढ़ावा मिले, पॉलिटी को बढ़ावा मिले, गरीबों को बढ़ावा मिले, तथा महिलाओं को बढ़ावा मिले। अनेक इसी प्रकार के जो भी स्कीमें होती हैं, अनेक अनेक प्रकार की स्कीमें चलाई जाती है, जहाँ पर उनको वो कितना व्यय करते हैं, 9% व्यय करते हैं। जिससे अगर वो 100 रुपये का बजट बनाए तो 9 रुपये का क्या होता है, केंद्र द्वारा जो प्रायोजित स्कीम होती है उस पर व्यय किया जाता है, ताकि उनको भी आगे बढ़ाया जाए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं सब्सिडीज़ के बारे में। सब्सिडी का कितना पे करना पड़ता है, सब्सिडी को 6% पे करना पड़ता है। अब हम जानते होंगे कि जब हमारे घरों पे सिलेंडर आता है, या गरीबी रेखा के नीचे जो जीवन यापन करते हैं, तो उन्हें कुछ रुपये सब्सिडी के रूप में अकाउंट पे क्या कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है, और वही क्या कहलाती है, सब्सिडी कहलाती है। और उसका पे कौन करती है, केंद्र सरकार। इसी बजट के माध्यम से कितना % पे करना पड़ता है, 6% भी पे करना पड़ता है। फिर उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं रक्षा पर, जिसे कह सकते हैं हमारी सेवा सुरक्षा, जो हमारे देश की सेवा करती है। देश पे 3 प्रकार की सेवा सुरक्षा करती है, वायुसेना, थल सेना तथा नभसेना। जहाँ पर इस बजट का कितना होता है, 8%। 100% की बात करें तो 100% में से 8% क्या होता है, सेवा सुरक्षा के लिए, जो रक्षा होती है हमारी, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, व्यय करना पड़ता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं ब्याज भुगतान के लिए। अब ये देखिए, ब्याज भुगतान पर 18%। अब इसमें भी क्या होता है, जैसे ब्याज होता है, ब्याज चुकाना पड़ता है और उनका कुछ भी भुगतान करना पड़ता है। जो भी प्रायोजित स्कीमें होती हैं उन पे जो भी ब्याज होता है उसका भुगतान भी कितना करना पड़ता है, 18% भुगतान करना पड़ता है। अगर सरकार की बजट कितनी है, 100 रुपये है, तो उसमें से वह क्या करता है, 18% ब्याज भुगतान करने में पे कर देता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं नए के बारे में। अब इन पे है, करों तथा शुल्कों में राज्यों का हिस्सा 20% कहलाता है। जो कर होता है, जो कर लगती है, और जो शुल्क होता है, टैरिफ होता है,
उसका क्या होता है, केंद्र सरकार का कितना होता है, 20% योगदान होती है। सबसे पहले इसमें क्या करती है कि राज्य स्टेट कमा कर क्या करती है, स्टेट कमा कर क्या करती है, सेंट्रल को देती है, तथा सेंट्रल क्या करता है, बजट को बनाता है। सेंट्रल क्या करता है, बजट को बनाता है। वापस जब बजट बनाती है तो केंद्र सरकार क्या करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट वापस केंद्र सरकार को करों तथा अन्य शुल्कों में राज्यों को भी उसमें से क्या करती है, 20% हिस्सा देती है, ताकि आप अपने राज्य में कोई भी काम करें तथा राज्य में जो भी गतिविधियां हैं उसको इस माध्यम से आप चलाइए। चलिए दोस्तों, अब हम आगे जानते हैं नए के बारे में। अब नया है वित्तीय आयोग तथा अन्य अंतरण कहलाता था। वित्त आयोग तथा अन्य अंतरण का मतलब यह है कि वित्त आयोग के अंतर्गत जो भी प्रोग्राम या स्कीम चलाई जाती है, जो भी मेंटेनेंस की बात करें या उसके अंतरण जो भी सुविधाएं लेनी है तथा जो भी सुधार करना है, तो उसमें क्या होता है, रुपये की आवश्यकता होती है और वो क्या कर लेते हैं, 10% उनका यहाँ पर व्यय किया जाता है, ताकि सारी वित्तीय जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान कर सकें। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं केंद्रीय क्षेत्र की स्कीमें। ठीक है, अब हमने इससे पहले एक ये जाना था, दो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। एक था यहाँ पे केंद्रीय प्रायोजित स्कीम, और ये क्या हो गया, केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम है। इसमें कन्फ्यूजन होता है। अब देखिए, केंद्र क्षेत्र की स्कीम है, अब जो केंद्र सरकार होती है उनकी कुछ स्कीमें होती हैं जो डायरेक्ट चलाई जाती हैं, या पुरानी स्कीमें होती हैं उन पे व्यय करी जाती है, तो उसका कितना योगदान होता है, 13% वहाँ पर चुकाना होता है। और उसके बाद लास्ट बात करते हैं अन्य व्यय। और उसके अतिरिक्त जब इन सारी व्ययों के अतिरिक्त जब कुछ और व्यय होती है तो उनके लिए 10% रखा जाता है, 100 का 10%, और वो 10% क्या किया जाता है, वहाँ पर व्यय किया जाता है। चाहे वो आपातकालीन स्थिति हो या नॉर्मल आपातकालीन हो। बड़ी आपातकालीन स्थिति के लिए और नई अलग बजट पेश की जाती है, लेकिन जब छोटी छोटी आपदाएं होती हैं, ताकि इन बजटों के अतिरिक्त वहाँ पर ज़रूरत पड़े तो वो 10% रिजर्व रखती है, ताकि वो क्या करे, अन्य व्ययों पर इसका खर्चा करे। और हमने इस टॉपिक के माध्यम से भी यह जानने की कोशिश किया कि रुपया जाता कहाँ है और सबसे ज़्यादा रुपये कहाँ पर व्यय होता है। सबसे ज़्यादा हमने जाना कि जो राज्यों को पे किया जाता है, 20% सबसे ज़्यादा राज्यों को पे किया जाता है। और सबसे कम, अगर कम की बात करें तो सबसे ज़्यादा कम कहाँ पे व्यय हो रहा है, पेंशन और सब्सिडीज़ पे सबसे कम पे हो रहा है। देखिए 6%, उसके अतिरिक्त तो और क्या है, सही स्कीम चल रही है। चलिए दोस्तों, आपसे उम्मीद करूँगा कि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगे तो आप इस टॉपिक पर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इस